लंदन में स्थित नेशनल आर्मी म्यूजियम में एक पुराना ऑक्सीकरण से पीला कागज कांच के केस में प्रदर्शित है। यह गुमनाम सा टुकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि वो ब्रिटिश काल में रही भारतीय सेना का आखिरी आदेश था, जिस पर लिखा है स्पेशल इंडियन आर्मी ऑर्डर 79S47 डिसकंटिन्यूएंस ऑफ इंडियन आर्मी ऑर्डर्स। दिस इज द लास्ट इंडियन आर्मी ऑर्डर। इतिहास की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना के इस प्रशासनिक स्मृति लेख पर 2 हस्ताक्षर हैं। बाएं तरफ फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकिनलेक का सिग्नेचर है, जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच सेना के विभाजन की देखरेख करनी थी, और दूसरा साइन था लेफ्टिनेंट जनरल रेजिनाल्ड ए सेवरी, एडजुटेंट जनरल इंडिया। इसी ऐतिहासिक ऑर्डर के बाद ब्रिटिश शासन और उस समय की मौजूदा भारतीय सेना और उसके प्रशासन का अंत हो गया। नमस्कार, आप सभी का ADGPI इंडियन आर्मी के पॉडकास्ट चैनल शौर्य में एक बार फिर स्वागत है। हमारे सभी सुनने वालों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के इस महान पर्व पर हम याद करेंगे इंडियन आर्मी के उन अग्रदूतों को जो तूफान से कश्ती निकाल के ले आए मंजिल पे मुल्क को, हर बला को टाल के। आज की हमारी कहानी है प्रथम वीर, द फर्स्ट फॉलन। भारतीय स्वतंत्रता के लिए लंबा अभियान माउंटबैटन की इस पुष्टि के साथ संपन्न हुआ कि स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की गई है। इस घोषणा के तुरंत बाद ही ब्रिटिश सैनिकों को उनके बैरकों में वापस बुला लिया गया। आजादी से पहले के हफ्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नवगठित भारतीय सेना, लेकिन मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारी वाली सेना को सौंप दी गई थी, जिसमें पूरे सबकॉन्टिनेंट से अन्य रैंकों की भर्ती की जाती थी। विभाजन के बाद इन सैनिकों का मुख्य कार्य शांति बहाल करना था। फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकिनलेक ने इस बल के विभाजन का निरीक्षण किया। लगभग 2,60,000 सैनिक भारत से जुड़ गए, वहीं 1,40,000 पाकिस्तान चले गए। ब्रिगेड ऑफ गोरखास, जिनको नेपाल से भर्ती किया था, भारत और ब्रिटेन के बीच विभाजित हो गए। कई ब्रिटिश अधिकारी परिवर्तन में सहायता के लिए रुके रहे, जिनमें जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट, भारत के पहले सेना अध्यक्ष, और जनरल सर फ्रैंक मैसेवी, जो पाकिस्तान के पहले सेना अध्यक्ष बने, शामिल थे। अलग अलग यूनिट्स विभाजित हो गईं। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश आर्मी रेजिमेंट्स को धीरे धीरे सबकॉन्टिनेंट से हटा लिया गया। भारत छोड़ने वाली अंतिम यूनिट 1st बटालियन सॉमरसेट लाइट इन्फेंट्री प्रिंस एल्बर्ट्स थी, जो 28 फरवरी 1948 को मुंबई के लिए रवाना हुई थी। जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर भारत के दूसरे सेनाध्यक्ष थे। वे विदेशी मूल के आखिरी सैन्य अधिकारी भी थे। अधिकांश लोगों ने सोचा था कि भारत और पाकिस्तान के हिंसक विभाजन से उत्पन्न अशांति दोनों मुल्कों की आज़ादी के बाद खत्म हो जाएगी, मगर पार्टीशन ने गहरे घाव छोड़े थे, जो शायद आज भी नहीं भरे हैं। जनरल बुचर के कार्यकाल में नवस्थापित दोनों देशों ने अपना पहला युद्ध, फर्स्ट कश्मीर वॉर 1947 में स्वतंत्रता मिलने के लगभग 2 महीने के अंदर ही लड़ा। ये लंबा युद्ध 1 साल 10 सप्ताह चला और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम घोषित किया गया। असल में जिन्ना ने रावलपिंडी में स्थित पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में भारत के बरखिलाफ ऑपरेशन गुलमर्ग की संरचना आजादी के तुरंत बाद 20 अगस्त को ही कर ली थी, और इसके तहत सितंबर 1947 से ही घुसपैठ की तैयारी चल रही थी। ऑपरेशन को 22 अक्टूबर 1947 को लॉन्च करने की बात थी। प्लान के मुताबिक
पठानी कबायलियों को साथ शामिल कर लिया गया था और इनके लश्कर मुजफ्फराबाद के रास्ते कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार किए जाने लगे। हर लश्कर में तकरीबन 1000 आदमी भर्ती किए गए। इनके साथ पाकिस्तानी सेना का एक मेजर कबायलियों के मालिक को सलाह देता था और ब्रिगेड कमांडर इनको रुपए, असला, बारूद आदि से लैस करते थे। इन कबायलियों ने इस कदर हिंसा का दौर फैलाया कि कश्मीर की आवाम बिलबिला उठी। हमलावरों ने झेलम घाटी वाली सड़क पर सामने से हमला किया और उसे कब्जा कर लिया। लोहार गली और रामकोट चौकियों पर 200 लॉरियों में घुसपैठियों की फौज आ चुकी थी। कबायलियों के लश्कर खून से लथपथ लाशों के ढेर लगा रहे थे। आगजनी, कत्ल, लूटपाट उन दिनों ये आम से हो गए थे। इन राक्षसों के सरबराहकार पाकिस्तान में बैठे इन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रहे थे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल, कमांडर इन चीफ जम्मू स्टेट फोर्सेस को महाराजा हरि सिंह का फरमान मिला कि तुरंत टुकड़ी तैयार कर बारामूला की ओर कूच की जाए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल 14 जून 1921 को जम्मू और कश्मीर राज्य बल में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किए गए थे। 25 सितंबर 1947 को उन्होंने मेजर जनरल H.L. स्कॉट से जम्मू और कश्मीर राज्य बलों के सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इस बीच 21 और 22 अक्टूबर 1947 को बादामी बाग छावनी बीबी कैंट से अधिक लोगों और अधिकारियों को इकट्ठा करना और तुरंत उड़ी की ओर बढ़ने के लिए कहा गया। वो लगभग 150 लोगों को ही उनके पुराने हथियारों के साथ एकत्रित कर सके। कश्मीर में पाकिस्तान से पेट्रोल आदि की आपूर्ति होती थी। युद्ध के चलते इसे रोक दिया गया, जिसके नतीजन ब्रिगेडियर साहब और उनके सिपाहियों को कोई वाहन आसानी से उपलब्ध नहीं था और उन्होंने निजी परिवहन जैसे बसों और ट्रकों का इस्तेमाल किया। शाम 6:30 बजे वो श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। बारिश, फिसलन भरी सड़कें और पुराने वाहनों ने उनकी गति धीमी कर दी। 23 अक्टूबर 1947 को सुबह 2 बजे समूह उड़ी पहुंचा। उड़ी नाले पर एक प्लाटून छोड़कर वो गढ़ी की ओर बढ़े। गढ़ी में भीषण युद्ध हुआ। पहले चरण में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया गया, मगर उनकी संख्या और कहीं बेहतर हथियारों के कारण अंततः दुश्मन का पलड़ा भारी हो गया। ब्रिगेडियर सिंह को एहसास हुआ कि हमलावरों को रोकने के लिए उड़ी में वापस जाना और डिफेंसिव पोजीशन इख्तियार करने में समझदारी थी। वहीं और हमलावरों ने रिहायशी इलाकों की बस्तियों में अकथ्य अत्याचार किए, यहाँ तक कि बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। 24 अक्टूबर को तड़के 3 बजे कैप्टन ज्वाला सिंह एक छोटी सी अतिरिक्त टुकड़ी के साथ उड़ी पहुंचे। उनके साथ ब्रिगेडियर सिंह के लिए फरमान था कि उड़ी में दुश्मन को हर कीमत पर रोक कर रखना है और अंतिम आदमी भी रणभूमि से पीछे नहीं हटेगा। दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई और दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। वो पीछे हट गया। लगभग कुछ घंटों के बाद दुश्मन ने एक और बड़ा हमला किया। रात भर सैनिकों ने खाइयां यानी ट्रेंचेस खोदी। जब ब्रिगेडियर सिंह और उनके सिपाही बहादुरी से कबायलियों का सामना कर रहे थे, तब 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार जम्मू कश्मीर को भारत के डोमिनियन को सौंपने वाला कानूनी दस्तावेज यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। पाकिस्तान के वजीर आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात से गहरी चोट पहुंची और उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि जम्मू और कश्मीर उनके हाथों से छूट चुका था। 27 अक्टूबर को सुबह 1 बजे भारत के वाहन वापस श्रीनगर की ओर बढ़े, लेकिन दुश्मन की ओर से फिर से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। पहली सड़क को बिना किसी नुकसान के साफ कर दिया गया,
लेकिन दीवान मंदिर बुनियार के पास दूसरी सड़क पर कॉन्वॉय के प्रमुख चालक को टक्कर मार दी गई और उसकी मौत वहीं हो गई। काफिला रुक गया। तब कैप्टन ने बाकियों के साथ बारामूला जाने का फैसला किया। उन्हें तब नहीं पता था कि दरअसल दूसरे रोड ब्लॉक पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के ड्राइवर की मौत हो गई थी और फिर ब्रिगेडियर ने खुद अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली। उनकी गाड़ी काफिले में दूसरे नंबर पर थी। कुछ ही समय में एमएमजी फायर से उनका दाहिना पैर गंभीर रूप से घायल हो गया और वो गाड़ी नहीं चला पाए। उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उन्हें रिवॉल्वर के साथ पुलिया के नीचे डाल दिया जाए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि दुश्मन केवल उनके मृत शरीर से ऊपर चढ़कर आगे बढ़ेगा। आज भी लोग इन्हें इनके उपनाम अमर डोगरा यानी इमॉर्टल डोगरा और सेवियर ऑफ कश्मीर के नामों से याद करते हैं। सिपाहियों ने नम आंखों से अपने कमांडर के ऑर्डर की सराहना करी और उन्हें वहीं छोड़ के बाकी दुश्मनों का सफाया करने के लिए श्रीनगर की तरफ कूच करी। भारत माँ के इस पहले वीर ने उसकी गोद में सर रख अपने प्राण उसके लिए त्याग दिए। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल को 30 दिसंबर 1949 में मरणोपरांत देश के पहले महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमा देवी और 5 बेटियों ने पति और पिता को नमन करते हुए गर्व से विदा किया। अखनूर और बेरीपट्टन ब्रिज पर पाकिस्तान से की गई भारी तोपखाने की शेलिंग से भारतीय सरकार परेशान हो रही थी। जनरल बुचर ने ऑपरेशन जैक की तैयारी शुरू करवा दी। 26 अक्टूबर को इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स ने लेफ्टिनेंट जनरल डी रसल, कमांडर इन चीफ दिल्ली और ईस्ट पंजाब कमांड, जो बाद में वेस्टर्न कमांड में तब्दील हुआ, को संदेश भेजा कि भारत सरकार मानती है कि कश्मीर की सुरक्षा भारत की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्होंने कश्मीर सरकार की सहायता के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन जैक यानी जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाएगा और इसे रसल के ऑपरेशनल कंट्रोल के तहत 2 चरणों में चलाया जाएगा। फेज 1 एक बटालियन समूह को हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजना और फेज 2 एक ब्रिगेड समूह को जम्मू भेजना। जिन्ना को जब पता चला कि भारतीय सेना जम्मू और कश्मीर में कबायलियों के खिलाफ ऑपरेशन जैक छेड़ने जा रही है, तो उन्होंने आनन फानन में फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकिनलेक को तलब किया और श्रीनगर को वापस लेने का फरमान हाजिर किया। फील्ड मार्शल ठहरे मजे हुए खिलाड़ी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब जम्मू और कश्मीर कथित तौर पर भारत का हिस्सा हो गया था और अगर भारत ने मदद के तौर पर अपनी फौज वहां भेजने का फैसला लिया था तो उसको ये हक था कि वो ऐसा करे। जिन्ना को फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकिनलेक की एक और बात कांटे की तरह चुभी। उन्होंने वजीर आजम से कहा कि अगर पाकिस्तानी सेना ने भारत के अधिकृत जम्मू कश्मीर में दखल दिया तो ब्रितानवी मूल के सभी अफसर और जवान पाकिस्तानी सेना को छोड़ देंगे। भला 1.5 लाख से भी कम सैनिकों वाली पाकिस्तानी फौज बिना ब्रितानवी समर्थन के कहां कोई जंग लड़ पाती। और जिन्ना ने अपना ऑर्डर रद्द तो कर दिया मगर उसके मन की टीस नहीं गई। जनरल बुचर ने गुड़गांव में तैनात 1st बटालियन सिख रेजिमेंट, जो कि बाद में 4 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट में तब्दील हुई, के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के साथ ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन साझा किया। वर्ष 1935 में दीवान को 22 साल की उम्र में सेना की सिख रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त हुआ था। वो पाकिस्तान के क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षक के रूप में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले उन्हें अमेरिका में वॉशिंगटन में पोस्टिंग के लिए चुना गया था।
लेकिन उन्होंने कश्मीर में अपने मिशन को चुना और देश को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से परे रखा। ये उनके अनुकरणीय चरित्र और आचरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। रात्रि 12 बजे 26 अक्टूबर की आधी रात को लेफ्टिनेंट कर्नल राय एक कंपनी को इकट्ठा कर पालम पहुंचे। एयरफील्ड पर ही सैनिकों को गोला बारूद, कपड़े और राशन जारी कर दिया गया। बटालियन की 2 कंपनीज चार्ली एवं डेल्टा कैप्टन कमलजीत सिंह और मेजर हरवंत सिंह के नेतृत्व में श्रीनगर के लिए सुबह 5 बजे रवाना हुई। उनके साथ एक 3 इंच मोर्टार सेक्शन भी था। उस दिन 4 चरण में कुल 28 डकोटा एयरक्राफ्ट्स पालम एवं सफदरजंग से श्रीनगर एयरफील्ड के लिए रवाना हुई। इनमें से आखिरी फ्लाइट लगभग 10 बजे सुबह श्रीनगर पहुंची। लेफ्टिनेंट कर्नल राय को सख्त निर्देश दिए गए थे कि एयरक्राफ्ट के लैंड होने से पहले हवा से ही एयरफील्ड के आसपास का मुआयना करना होगा। अगरचे कबायलियों को वहां देखा तो सीधा जम्मू उतरने के आदेश थे। 8:30 बजे लैंड करते साथ ही राय ने बिना ज्यादा समय लगाते हुए एक प्लाटून को श्रीनगर हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए तैनात कर दिया। वहीं कुछ सैनिकों को शहर की रक्षा के लिए सोपोर भेजा और बाकी सैनिकों को जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस की डिफेंसिव पोजीशंस को मजबूत करने के लिए बारामूला भेज दिया, जहां वो दोपहर 12 बजे तक पहुंच चुके थे। एक कंपनी को रिजर्व रख लेफ्टिनेंट कर्नल राय ने दूसरी कंपनी के साथ हमला बोल दिया, मगर हमलावर सुसंगठित थे, मशीन गन और मोटार से लैस थे। लेफ्टिनेंट कर्नल राय ने निर्णय लिया कि वो श्रीनगर और बारामूला के बीच आधे रास्ते पट्टन के आसपास कब्जा करेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके सभी सैनिक सुरक्षित रूप से वापस चले जाएं। वो फॉरवर्ड सेक्शन के साथ ही रहे, मगर अफसोस कि एक स्नाइपर की गोली ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आजादी के बाद इस प्रथम युद्ध में 28 अक्टूबर 1947 को लड़ाई लड़ने वाली भारतीय सेना के पहले अधिकारी 34 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय वीर गति को प्राप्त हो गए। श्रीनगर को बचा लिया गया और पलटन को बैटल ऑनर श्रीनगर से सम्मानित किया गया। जनरल थिमैया ने पलटन को संबोधित करते हुए कहा, मैं इस पलटन के हर सैनिक की प्रशंसा करता हूँ। कश्मीर घाटी में आपके द्वारा किए गए वीरता के कार्यों की गूंज यहाँ हमेशा रहेगी। इस युद्ध ने भारत से महंगी कीमत वसूली। हमारे करीब 1000 से अधिक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। सच ही तो है कि सैनिक साहस का पर्याय है। आज जब हम आज़ादी के जश्न में मगन हैं, जगह जगह तिरंगा लहराते हैं, वहीं दूर किसी दुर्गम पहाड़ी पर या फिर रेगिस्तान या जंगल में कोई सैनिक पथराई आंखों से एकटक नजर गड़ाए हुए बॉर्डर पर हरकत की आहट लेने के लिए खड़ा है। मानो हमसे कह रहा हो, मनाओ हर जश्न, हर त्योहार, मैं तुम्हारा प्रहरी हूँ, आखिरी सांस तक मैं हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए जिम्मेदार। एक और वीर गाथा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए तिरंगा जरूर लहराएं, एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। सुनते रहिए, सुनाते रहिए ADGPI इंडियन आर्मी शौर्य। जय हिंद।